हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के मैं आपके प्यारे चैनल द सक्सेस पॉइंट पे महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। प्यारे दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट निठाना है, सफलता आपको दिलाना है। इसी उद्देश्य के साथ हम हर दिन ऐसे ही कुछ चुनिंदा महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके बीच में लेकर के आते हैं, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो सके। आपका ध्यान इस तरफ केंद्रित कर पाएँ कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस पार्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। प्रयास कीजिए कि आपके साथ साथ और लोग भी चैनल से जुड़ें, वो भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने का लाभ उठाएं। क्या पता आपके एक छोटे से प्रयास से ये वीडियो ऐसे लोगों तक पहुँच जाए जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। दोस्तों, तो चैनल को सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए, क्योंकि द सक्सेस पॉइंट एजुकेशन का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको ऐसे चुनिंदा महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रोवाइड कराता है जिससे कि आपको आपका लक्ष्य हासिल हो सके। अगर आप ऑनलाइन प्रश्नों को देखना चाहते हैं, किसी सब्जेक्ट का अच्छे से अध्ययन करना चाहते हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और ये भी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि सुबह 11 बजे जो है वो भूगोल से संबंधित हमारा डिस्कशन चलता है। दोपहर के 2 बजे संविधान से संबंधित और रात के 8:05 पर हिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन चलता है। चलिए देखते हैं आज भूगोल के अंतर्गत कौन से महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है। तो आज का पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोम मरुद्वीय वनस्पति द्वारा अभिलक्षित है। प्रश्न समझ में आ रहा है दोस्तों। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बायोम मरुद्वीय वनस्पति द्वारा अभिलक्षित है। फटाफट से उत्तर दीजिए। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बायोम मरुद्वीय वनस्पति द्वारा अभिलक्षित है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन, पर्णपाती वन, रेगिस्तान, टैगा। कौन सा बायोम है जो मरुद्वीय वनस्पति के द्वारा अभिलक्षित है। आपका विकल्प क्या है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन, पर्णपाती वन, रेगिस्तान या फिर टैगा। तो प्यारे दोस्तों, आपको बता दूं कि मरुद्वीय वनस्पति वे पौधे होते हैं जो शुष्क और शुष्क प्रदेशों में उगते हैं, जैसे कि कैक्टस, झाड़ियाँ आदि। ये पौधे जल की कमी वाले क्षेत्रों अर्थात रेगिस्तानी बायोम में पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। रेगिस्तान। रेगिस्तान सी विकल्प में है। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि रूजवेल्ट रेंज किस क्षेत्र में स्थित है। कनाडा, ग्रीनलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। रूजवेल्ट रेंज किस क्षेत्र में स्थित है। कनाडा, ग्रीनलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। तो रूजवेल्ट की बात करें तो रूजवेल्ट जो है वो कनाडा के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है, विशेष रूप से एल्सवेयर द्वीप में है। ये कौन से द्वीप में है दोस्तों। तो ये एल्सवेयर द्वीप में स्थित है। कहाँ स्थित है ये। एल्समेयर। ये एल्समेयर एल्समेयर द्वीप में स्थित है। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। रूजवेल्ट रेंज किस क्षेत्र में स्थित है। कनाडा में स्थित है। तो आपका ए विकल्प सही हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आपने यहाँ से क्या देखा दोस्तों कि रूजवेल्ट रेंज किस क्षेत्र में स्थित है। तो रूजवेल्ट रेंज जो है वो कनाडा क्षेत्र में स्थित है। तो आपका ए विकल्प सही हो जाएगा और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और अगर बात करें कि रूजवेल्ट रेंज कहाँ स्थित है, तो कनाडा में ही ये स्थित है। एल्समेयर कहाँ स्थित है। एल्समेयर। एल्समेयर द्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न है कौन से दो जल निकाय जिबूती की तटरेखा बनाते हैं। विकल्प क्या कह रहा है। लाल सागर और फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, लाल सागर और अदन की खाड़ी, सुएज की खाड़ी और अदन की खाड़ी। कौन से दो जल निकाय जिबूती की तटरेखा बनाते हैं। लाल सागर, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, लाल सागर और अदन की खाड़ी या फिर सुएज की खाड़ी और अदन की खाड़ी। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों लाल सागर और अदन की खाड़ी। जिबूती अफ्रीका के हान क्षेत्र में स्थित है। जिबूती कहाँ स्थित है।
तो ये अफ्रीका में स्थित है। जिबूती अफ्रीका में स्थित है और ये जो इसकी तटरेखा वो लाल सागर और अदन की खाड़ी से लगती है। लाल सागर और अदन की खाड़ी, यानी कि सी विकल्प आपका सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का घनत्व कितना है? 10.3 प्रति किलोमीटर स्क्वायर, 16.1 प्रति किलोमीटर स्क्वायर, 20.3 प्रति किलोमीटर स्क्वायर, 8 प्रति किलोमीटर स्क्वायर। संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का घनत्व पूछा जा रहा है। आपका विकल्प है 10.3 प्रति किलोमीटर स्क्वायर, 16.1 प्रति किलोमीटर स्क्वायर, 20.3 प्रति किलोमीटर स्क्वायर और 8 प्रति किलोमीटर स्क्वायर। तो संपूर्ण विश्व की जनसंख्या की घनत्व की बात करें तो ये 16.1 प्रति किलोमीटर स्क्वायर है। 16.1 प्रति किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है दोस्तों। अगले प्रश्न को देखते हैं। कौन सा क्षेत्र सैल्मन और टूना की खाड़ी मात्रा में पैदावार के कारण महत्वपूर्ण है? बात समझ में आ रही है दोस्तों। कौन सा क्षेत्र है जो सैल्मन और टूना की बड़ी मात्रा में पैदावार के कारण महत्वपूर्ण है? विकल्प क्या कह रहा है? उत्तर पश्चिम अटलांटिक, उत्तर पूर्व अटलांटिक, उत्तर पूर्व प्रशांत और उत्तर पश्चिम प्रशांत। कौन सा क्षेत्र जो है वो सैल्मन और टूना की बड़ी मात्रा में पैदावार के कारण महत्वपूर्ण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर पश्चिम प्रांत। क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तर पश्चिम प्रांत। तो आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पशुओं में निद्रा रोग की स्थिति निम्नलिखित में से किस कीट के कारण होती है? बात समझ में आई दोस्तों। पशुओं में निद्रा रोग की स्थिति निम्नलिखित में से किस कीट के कारण होती है? विकल्प कह रहा है ड्रैगन फ्लाई, एनोफिलीज मच्छर, तसे फ्लाई और सैंड फ्लाई। पशुओं में निद्रा रोग की जो स्थिति है वो निम्नलिखित में से किस कीट के कारण आती है? विकल्प क्या है? ड्रैगन फ्लाई, एनोफिलीज मच्छर, तसे फ्लाई या फिर सैंड फ्लाई। तो पहले दोस्तों तसे मक्खी ये परजीवी होती है जो मनुष्यों में स्लीपिंग सिकनेस और पशुओं में नगाना रोग का कारण बनाता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तसे फ्लाई, यानी कि सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये प्रश्न आपके बायो से भी संबंधित हो सकता है। ये मनुष्यों में स्लीपिंग सिकनेस बनाता है, ठीक है, और पशुओं में नगाना रोग का कारण होता है। अगला प्रश्न क्या है? किसी शहर के आसपास का वह स्थित स्थानीय क्षेत्र जो उसे तरल दूध की आपूर्ति करता है क्या कहलाता है? आपका विकल्प है दूध टैंकर, दूध गोदाम, डेयरी राज्य, दूध शेड। किसी शहर के आसपास का वह स्थानीय क्षेत्र जो उसे तरल दूध की आपूर्ति करता है क्या कहलाता है? दूध टैंकर, दूध गोदाम, डेयरी राज्य, दूध शेड। तो प्यारे दोस्तों दूध शेड वह ऐसा क्षेत्र होता है जो किसी शहर या डेयरी केंद्र को ताज़ा दूध की नियमित आपूर्ति करता है। यह डेयरी उद्योग की योजना और वितरण प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तो किसी शहर के आसपास का वह स्थानीय क्षेत्र जो तरल दूध की आपूर्ति करता है, इसका सही उत्तर होगा दूध शेड। क्या हो जाएगा दोस्तों? दूध शेड। तो आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ से आपने प्रश्न क्या देखा कि किसी शहर के आसपास का स्थानीय क्षेत्र जो उसे तरल दूध की आपूर्ति करता है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है दूध शेड। तो डी विकल्प सही हो जाएगा और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? विश्व के विनिर्माण निर्यात में सबसे बड़ा हिस्सा किस देश का है? आपके विकल्प है संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जर्मनी, फ्रांस। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों कि विश्व के विनिर्माण निर्यात में सबसे बड़ा हिस्सा किस देश का है? संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, जर्मनी, फ्रांस। तो ऐतिहासिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका का विनिर्माण निर्यात में सबसे बड़ा हिस्सा माना जाता है, लेकिन नवीनतम आंकड़ों यानी 2025 की अगर हम बात करें तो वास्तविक उत्तर चीन होगा दोस्तों। क्या होगा? चीन होगा, जो वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा विनिर्माण निर्यातक देश है। अतः परीक्षा में यदि वर्तमान शब्द ना हो, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ठीक है,
तो यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। और अगर यहाँ पे ऑप्शन में चीन भी होता है तो आप चीन आंसर लगाएंगे। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। फिर से बता रहा हूँ, अगर 2025 के आंकड़े के अनुसार आपके विकल्प में चीन होता है तो आप चीन उत्तर लगाएंगे। अगला प्रश्न है कि रेगिस्तान बायोम में जनजाति समूहों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? पश्चिम सहारा, तुआरेग, अरब रेगिस्तान, बिंदीबस, कालाहारी, बुशमैन। नीचे दिए गए विकल्पों से सही कोड का चयन करना है। केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, पहला और तीसरा सही है, फिर पहला, दूसरा और तीसरा सही है। तो रेगिस्तान बायोम में जनजाति समूहों में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? पश्चिम सहारा की बात करें तो तुआरेग, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि तुआरेग जनजाति सहारा रेगिस्तान यानी कि पश्चिमी और मध्य भागों में निवास करती है। अरब रेगिस्तान बिंदी बस नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि अरब रेगिस्तान जो होता है ये बेदुइन होता है। क्या होता है दोस्तों? बेदुइन होता है, याद रखिएगा, ये क्या होता है? बेदुइन होता है, ये होता है बेदुइन। कालाहारी, बुशमैन, ये सही है। तो पहला और तीसरा, पहला तीसरा कौन से विकल्प में दे रहा है? सी विकल्प में। तो प्यारे दोस्तों, सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि डेयरी फार्मिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? डेयरी फार्मिंग के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला कह रहा है कि यद्यपि आज डेयरी फार्मिंग अत्यधिक मशीनीकृत हो गई है, फिर भी यह एक श्रम प्रधान गतिविधि बनी हुई है। आधुनिक स्वचालित आहार और दूध देने वाली मशीनों के साथ भी निरंतर निगरानी आवश्यक है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही कोड कौन सा होगा? केवल पहला, केवल दूसरा, पहला दूसरा दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो डेयरी फार्मिंग की बात करें तो यद्यपि आज डेयरी फार्मिंग अत्यधिक मशीनीकृत हो गई है, फिर भी यह एक श्रम प्रधान गतिविधि बनी हुई है, बिल्कुल सही है। आधुनिक स्वचालित आहार और दूध देने वाली मशीनों के साथ भी निरंतर निगरानी आवश्यक है, तो ये भी सही है। तो पहला दूसरा कौन से विकल्प में दे रहा? सी विकल्प में। तो आपका सी विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे, क्योंकि द सक्सेस पॉइंट @ ही एक ऐसा मंच है जहां से आप हर रोज़ अलग अलग महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करते हैं। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि सारेमा द्वीप किस देश में स्थित है? यूके, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, एस्टोनिया। सारेमा द्वीप किस देश में स्थित है? तो सारेमा द्वीप जो है वो बाल्टिक सागर स्थित एस्टोनिया का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। ये अपने प्राकृतिक सुंदरता, चूना पत्थर की चट्टानों, ऐतिहासिक किलों के लिए प्रसिद्ध है। तो सारेमा द्वीप किस देश में स्थित है? तो ये एस्टोनिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? एस्टोनिया देश में स्थित है। तो डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? मत्स्यालु राष्ट्रीय उद्यान किस देश में स्थित है? केनिया, थाईलैंड, एस्टोनिया, फिजी। तो मत्स्यालु राष्ट्रीय उद्यान किस देश में स्थित है? तो मत्स्यालु जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ स्थित है? तो मत्स्यालु राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये भी एस्टोनिया में स्थित है। कहाँ स्थित है दोनों दोस्तों? एस्टोनिया में स्थित है। सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं जो कि महत्वपूर्ण हो सकता। तो अगला प्रश्न क्या है कि स्वीडन और फिनलैंड देशों के बीच कौन सी खाड़ी स्थित है? भूथिया की खाड़ी, फिनलैंड की खाड़ी, बोथनिया की खाड़ी, या फिर लाइन की खाड़ी। स्वीडन और फिनलैंड देशों के बीच कौन सी खाड़ी स्थित है? तो अगर हम बात करें, बोथनिया की खाड़ी बाल्टिक सागर का उत्तरी भाग है जो स्वीडन और फिनलैंड के बीच स्थित है। तो यह दोनों देशों को अलग करती है। तो आपको बता दें, स्वीडन और फिनलैंड देशों के बीच जो खाड़ी स्थित है वो कौन सी है? तो वो बोथनिया की खाड़ी है। आपका सी विकल्प सही माना जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा पहले दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि इनारी झील किस देश में स्थित है? फिनलैंड, स्वीडन, रूस, नॉर्वे। इनारी झील किस देश में स्थित है? यह देश की तीसरी सबसे बड़ी झील है और लैपलैंड क्षेत्र में पाई जाती है। ये जो इनारी झील है वो किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो लैपलैंड क्षेत्र में पाई जाती है, और ये बाल्टिक सागर का उत्तरी भाग होता है। तो इनारी झील कहाँ पाई जाती है ये आपको बताना है दोस्तों। माफ़ कीजिएगा दोस्तों,
इनारी झील जो है वो लेपलैंड क्षेत्र में पाई जाती है, मैंने जैसे लिखा। और इनारी झील की बात करें तो फिनलैंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? फिनलैंड में स्थित है। ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मैं ऊपर वाले प्रश्न में चला गया था, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इनारी झील किस देश में स्थित है? आपने इसका उत्तर क्या देखा? फिनलैंड। आपका ए विकल्प सही हो जाएगा, और ये लैपलैंड क्षेत्र में स्थित है दोस्तों। कहाँ स्थित है? तो ये लैपलैंड क्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न क्या है कि ओराएफाजोकुल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? विकल्प क्या है? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड। ओराएफाजोकुल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड। तो ओराएफाजोकुल आइसलैंड का सबसे ऊंचा और सक्रिय ज्वालामुखी है, जो ग्लेशियर के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आइसलैंड। आइसलैंड कौन से विकल्प में? डी विकल्प में। तो डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि मॉरिशस निम्नलिखित में से किस जल निकाय में स्थित है? विकल्प है अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अरब सागर, दक्षिण महासागर। मॉरिशस निम्नलिखित में से किस जल निकाय में स्थित है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अरब महासागर और दक्षिण महासागर। फिर से एक बार सुन लीजिए। मॉरिशस निम्नलिखित में किस जल निकाय में स्थित है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अरब सागर, दक्षिण महासागर। तो इसका सही उत्तर होगा हिंद महासागर। तो आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मॉरिशस एक द्वीपीय देश है जो हिंद महासागर में, अफ्रीका के दक्षिण पूर्व में, मेडागास्कर के पूर्व में स्थित है। यह अपने समुद्र तटों और प्रवाल भित्तियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न क्या है? प्लेट टेक्टोनिक्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कह रहा है कि यूरेशियन प्लेट मुख्यतः एक महासागरीय प्लेट है। प्रमुख टेक्टोनिक प्लेटें युवा वलित पर्वत श्रृंखलाओं, खाइयों या भ्रंशों से घिरी हुई हैं। टेक्टोनिक प्लेटें स्थिनोस्फीयर के ऊपर क्षैतिज रूप से गति करती हैं। पृथ्वी की सतह 7 प्रमुख प्लेटों में विभाजित है। तो आपको बताना है कि प्लेट टेक्टोनिक्स के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो अगर हम बात करें यूरेशियन प्लेट मुख्यतः एक महासागरीय प्लेट है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यूरेशियन प्लेट जो होती है वो एक महाद्वीपीय प्लेट होती है, न कि महासागरीय प्लेट। बाकी के विकल्प आपके सही हो जाएंगे। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए विकल्प इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय लहर है? गल्फ स्ट्रीम, अगुलहास स्ट्रीम, लेब्राडोर स्ट्रीम, अलास्का स्ट्रीम। निम्नलिखित में से कौन ठंडी महासागरीय लहर है? गल्फ स्ट्रीम, अगुलहास स्ट्रीम, लेब्राडोर स्ट्रीम या फिर अलास्का स्ट्रीम। तो लेब्राडोर की बात करें तो लेब्राडोर धारा जो है वो एक ठंडी महासागरीय जलधारा है, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम की बात करें तो गल्फ स्ट्रीम ये गर्म है, अगुलहास ये भी गर्म है। तो ये सब क्या है? ये गर्म जलधाराएं हैं, ठीक है। अलास्का स्ट्रीम ये भी गर्म जलधाराएं हैं। और अगर हम लेब्राडोर की बात करें तो ये ठंडी जलधाराएं हैं, ठीक है। तो आपको उत्तर क्या हो जाएगा? सी विकल्प, लेब्राडोर स्ट्रीम। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसे लोकप्रिय रूप से डॉग स्टार के नाम से जाना निम्नलिखित में से किसे लोकप्रिय रूप से डॉग स्टार के नाम से जाना जाता है? अल्फा सेंटारी, प्रॉक्सिमा सेंटारी, सीरियस या फिर अलुद्रा। निम्नलिखित में किसे लोकप्रिय रूप से डॉग स्टार के नाम से जाना जाता है? तो जो सीरियस जो कैनिस मेजर तारामंडल में स्थित है को डॉग स्टार कहा जाता है। यह रात्रि आकाश का सबसे चमकीला तारा माना जाता है। तो निम्नलिखित में से किसे लोकप्रिय रूप से डॉग स्टार के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सीरियस। किसको माना जाता है? सीरियस को माना जाता है डॉग स्टार। तो सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा पहले दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए चैनल से बने रहिए।
चैनल को सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए, वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखें, तभी आपको वीडियो समझ में आएगी, क्योंकि एक प्रश्न से आप काफ़ी प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं। आपने प्रश्न क्या देखा कि निम्नलिखित में से किसे लोकप्रिय रूप से डॉग स्टार के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर है सीरियस। तो आपका सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्नलिखित में से किस राज्य में डेथ वैली स्थित है? मियामी, पेंसिल्वेनिया, टेक्सास, कैलिफोर्निया। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्नलिखित में से किस राज्य में डेथ वैली स्थित है? तो डेथ वैली की बात करें तो ये अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में स्थित एक रेगिस्तानी घाटी है। तो डेथ वैली क्या है? रेगिस्तानी घाटी है। क्या है? रेगिस्तानी घाटी है। रेगिस्तानी घाटी है। यह उत्तरी अमेरिका का सबसे नीचा, सबसे गर्म, सबसे शुष्क स्थान माना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा कैलिफोर्निया। तो आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बात समझ में दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका की जिस राज्य में डेथ वैली स्थित है वो है कैलिफोर्निया। अगला प्रश्न क्या है कि ध्रुवों पर क्रमागत देशांतरों के बीच की दूरी कितनी होती है? 0 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। ध्रुवों पर क्रमागत देशांतरों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो आपको बता दूं कि सभी देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर एक ही बिंदु पर मिलती हैं, इसलिए वहाँ के बीच की जो दूरी होती है वो 0 किलोमीटर होती है, यानी कि 0 होती है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा पहले दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि जब कुछ बल दो चट्टान सतहों को एक साथ लाते हैं जिससे उनकी सतहों पर यांत्रिक घिसाव या होता है, तो उसे क्या कहते हैं? जब कुछ बल दो चट्टान सतहों को एक साथ लाते हैं जिससे उनकी सतहों पर यांत्रिक घिसाव या क्षरण होता है, तो उसे क्या कहते हैं? घर्षण, अपर्दन, सूर्य तप, पृथक्करण। तो जब दो चट्टानें एक दूसरे के संपर्क में आकर आपस में रगड़ती हैं तो उनकी सतहें घिस जाती हैं, और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? घर्षण। यह एक यांत्रिक अपक्षय का एक रूप होता है। क्या होता है इसका सही उत्तर? घर्षण। तो ए विकल्प सही हो जाएगा और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। और अगर हम बात करें, यह एक यांत्रिक अपक्षय का एक रूप है। क्या है ये? यांत्रिक अपक्षय। यांत्रिक अपक्षय का रूप है। तो यहाँ से आपने उत्तर क्या देखा कि जब कुछ दो बल चट्टान सतहों को एक साथ लाते हैं जिससे उनकी सतहों पर यांत्रिक घिसाव होता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे घर्षण कहा जाता है। तो आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है कि बृहस्पति सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्ष में पूरा करता है? 13 वर्ष में, 12 वर्ष में, 16 वर्ष में या फिर 10 वर्ष में? तो अगर हम बृहस्पति की बात करें तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य के चारों ओर लगभग 11.86 पृथ्वी वर्ष में एक परिक्रमा पूरा करता है, जिसे सामान्यतः 12 वर्ष माना जाता है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो बृहस्पति है वो सूर्य के चारों एक चक्कर कितने वर्ष में पूरा करता है? 12 वर्ष में। तो आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बस में दोस्तों कमेंट में बताइएगा कि बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। अगला प्रश्न है कि कुछ यूरोपीय और एशियाई देशों में अम्लीय वर्षा को अब एक गंभीर समस्या माना जाता है। निम्नलिखित में से इसका प्रमुख कारण या स्रोत क्या था? अम्लीय अपशिष्टों का तटस्थ या थोड़ा क्षारीय भूमि पर निर्वहन जहां अम्लीय घटक अवक्षेपित होते हैं, थर्मल पावर प्लांट और जीवाश्म ईंधन के जलने से सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन। ये ऑक्साइड वायुमंडलीय जलवाष्प में घुल जाते हैं और अम्लीय वर्षा के रूप में पृथ्वी पर वापस गिरते हैं। जीवित जीवों के श्वसन के दौरान जारी प्राकृतिक कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुल जाता है जिससे कार्बनिक एसिड बनता है, जो वर्षा जल में अम्लता का मुख्य योगदान करता होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन पृथ्वी की सतह के पास विभिन्न रसायनों के साथ आसानी से प्रतिक्रिया करते हैं, अम्लीय मध्यवर्ती उत्पन्न करते हैं जो अम्लीय वर्षा का कारण बनते हैं। आपको बताएं अम्लीय वर्षा को एक गंभीर समस्या है, इसके प्रमुख कारण का स्रोत क्या है? तो थर्मल पावर प्लांट और जीवाश्म ईंधन के जलने से सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है।
ये ऑक्साइड वायुमंडलीय जलवाष्प में घुल जाते हैं और अम्लीय वर्षा के रूप में पृथ्वी पर वापस गिरते हैं। तो आपका बी विकल्प यहाँ पे सही माना जाएगा दोस्तों। ठीक है, कोयला और तेल के जलने से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जित होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और ये गैसें वायुमंडल में जलवाष्प से मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। ठीक है, तो आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा पहले दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का अंतिम प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप समूह प्रशांत अग्निवलय का हिस्सा है? अलेक्जेंडर द्वीप समूह, कैरोलिन द्वीप समूह, बोनिन द्वीप समूह या फिर अल्यूशियन द्वीप समूह? कौन सा द्वीप समूह प्रशांत अग्निवलय का हिस्सा है? तो अगर हम बात करें निम्नलिखित में से जो द्वीप समूह प्रशांत अग्निवलय का हिस्सा है तो वो एल्यूशियन द्वीप समूह है। कौन सा? एल्यूशियन द्वीप समूह, यानी कि आपका डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अलेक्जेंडर द्वीप समूह अंटार्कटिका के पास स्थित है। कैरोलिन जो है वो माइक्रोनेशिया की स्थित में है, लेकिन ज्वालामुखी नहीं है। बोनिन द्वीप समूह जापान के पास स्थित है, पर मुख्य रूप से इसका हिस्सा एल्यूशियन द्वीप समूह का ही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी विकल्प। तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आएगा। इसी तरह से महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए चैनल से बने रहिए। फिर मिलेंगे इसी चैनल पर महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।